हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मानसखंड कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं बात करना चाहूँगा, आज हमारी उत्तराखंड इतिहास की ये छठी क्लास है। इससे पहले 5 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं। अगर आपने उन क्लासेस को अगर नहीं देखा है अभी तक, तो जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज हमारी जो क्लास 6 है, इसमें हम उत्तराखंड इतिहास के आगे जो भी हमारे वंश हैं, जैसे कि थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश था, जिसके समय में यहाँ पे एक चीनी यात्री वेंगसांग भी आए थे, तो उनके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ जो हर्षवर्धन के बाद का समय है, जिसमें उत्तराखंड जो है छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था, जिसमें से शत्रुघ्न, गौविषाण और ब्रह्मपुर जो मेन राज्य थे, जिसमें से ब्रह्मपुर क्या था, सबसे बड़ा राज्य माना गया है, जिसमें पौरव वंश का भी शासन हुआ करता था। तो इन सभी वंशों से जो रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में हम आज देखेंगे और जानेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो ये क्लासेस हैं हमारे आने वाले सभी उत्तराखंड के आगामी एग्ज़ाम हैं, जिसके अंतर्गत जो हैं पुलिस, पटवारी, लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड, साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट, चाहे कोई भी ग्रुप सी का एग्ज़ाम है जो कि यूकेपीएससी कंडक्ट करने वाला है, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आती है उसे भी लाइक कीजिए। तो आज की ये क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले थानेश्वर का जो हर्षवर्धन वंश था, 606 से 647 ईस्वी तक इस वर्धन वंश का जो शासन हुआ करता था, ये कहाँ पे कान्य कुब्ज नामक स्थान में हुआ करता था। तो ये कान्य कुब्ज जो ये शब्द है, ये किसके लिए जो है, कन्नौज, जो वर्तमान में कन्नौज है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए संस्कृत में शब्द यूज होता है कान्य कुब्ज। ठीक है, तो ये कान्य कुब्ज में किसका शासन था? वर्धन वंश का शासन था इस बीच। तो यहाँ पे जो मौखरी वंश शासन कर रहा था, तो मौखरी वंश के जो अंतिम शासक थे ग्रह वर्मा, उनकी हत्या के बाद जो था, या उनकी जो मृत्यु के बाद, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया था, वर्धन वंश का शासन हो गया था। कहाँ पे? कान्यकुब्ज, कन्नौज वाले एरिया में। साथ ही साथ जो मध्य हिमालय, वर्तमान में उत्तराखंड का जो तराई वाला भाग है अधिकतर, वहाँ पे भी क्या हो गया था, साथ ही साथ वर्धन वंश का ही शासन शुरू हो गया था 606 से 647 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे जाने अगर हम, मौखरी वंश के अंतिम शासक जो थे ग्रह वर्मा, जिनका कन्नौज में जो शासन हुआ करता था, और साथ ही साथ में इन्होंने उत्तराखंड के तराई वाले भाग में भी कब्जा करके वहाँ पे भी शासन शुरू किया था। तो इनकी हत्या हो जाने के बाद मौखरी राज्य उनके बहनोई थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन के अधीन हो गया था, और वर्धन वर्धन द्वारा ही क्या हुआ था, ये पर्वतीय राजकुमारी से विवाह करने का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये जो शासनकाल है 606 से 647, तो यहाँ पे मध्य हिमालय वाला जो हमारा उत्तराखंड वर्तमान है, यहाँ पे भी वर्धन वंश ने शासन किया। तो अब बात करते हैं, एक जो चीनी यात्री हुआ करते थे, बहुत ही फेमस नाम है, आपने सुना भी होगा, वेंगसांग, जो कि लगभग बताया जाता है 624 ईस्वी में यहाँ पे हमारे मध्य हिमालय यानी कि उत्तराखंड वाले क्षेत्र में आए थे, जिस समय वर्धन वंश का यानी कि हर्षवर्धन का शासन था। ठीक है, तो बाण भट्ट की जो हर्षचरित है, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बताए जाते हैं, उनकी जो हर्षचरित थी, वही वर्धन वंश के शासनकाल में उत्तराखंड में आने वाले लोगों का क्या करती है, वर्णन करती है। और साथ ही साथ जो हर्षवर्धन का शासनकाल है, उसके बारे में अन्य जो जानकारियां हैं, वो भी ये हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, और साथ ही साथ बात करें, जो हर्षवर्धन थे वो खुद भी एक अच्छे कवि और रचनाकार थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे नागानंद है, तो और भी कई इनकी रचनाएं हैं। और जैसे हर्षकालीन चीनी यात्री वेंगसांग थे, इन्होंने जो ये हिमालय वाला क्षेत्र था, जो ये मध्य हिमालय वाला जो हमारा उत्तराखंड वाला क्षेत्र था, इसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? पोली हिमो पुलो, ये याद रखना, पोली हिमो पुलो, ब्रह्मपुर राज्य में गया था, जो कि बौद्ध धर्म के लिए उस समय क्या था, प्रसिद्ध था और हर्ष के अधीन था। ठीक है, तो हर्षवर्धन के समय यहाँ पे कौन सा धर्म जो था, जोरों शोरों में था, जो बौद्ध धर्म था, वो बहुत ही यहाँ पे फेमस था। ठीक है, उसने यहाँ पर 5 बौद्ध विहार होने का भी उल्लेख किया है। ठीक है, कितने? तो वेंगसांग ने यहाँ पे 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है। कहाँ पे? जो ये ब्रह्मपुर वाला क्षेत्र है, जिसको वर्तमान में कुमाऊं और गढ़वाल वाला क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए आगे यहाँ पे लिखा भी है, कनिंघम जो थे, एक इतिहासकार थे, इन्होंने जो आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाला रीजन है, इस पूरे संपूर्ण भूभाग के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग किया है, याद रखिएगा। ठीक है, और वेंगसांग ने जो है गंगा को क्या कहा है? महाभद्रा कहा है, और साथ ही साथ हरिद्वार के लिए मोयू लो शब्द का प्रयोग किया है। तो वेंगसांग के
लिए भी यहाँ पे याद रखिए। तो महाभद्रा किसको कहा है? गंगा को कहा है। और किसने कहा है? भेंगसांग ने कहा है। और हरिद्वार को क्या कहा है? मोयू लो कहा है, जिसका क्षेत्रफल क्या बताया उसने? 20 ली बताया है, ठीक है, जो कि एक क्या है? चीनी माप है। और बात करें कान्यकुब्ज यानी कि कन्नौज, ठीक है, कन्नौज को ही संस्कृत में क्या कहा जाता है? कान्यकुब्ज। तो यहाँ पे 647 ईस्वी में वर्धन वंश का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। मैंने बात की 606 से कितने तक था? 647 तक लगभग शासनकाल बताया जाता है वर्धन वंश का। इसी बीच ये मध्य हिमालय में भी इन्होंने शासन किया था, यानी कि जो हम मध्य हिमालय जब भी हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो उत्तराखंड वाला रीजन है, ठीक है, जहाँ पे मैदानी वाला भाग अधिकतर आता है, जो नीचे नीचे मैदानी वाले भाग है वहाँ पे, ठीक है। तो मध्य हिमालय में जो थे, तो कान्यकुब्ज में 647 ईस्वी में वर्धन वंश का अंत हो गया। फलतः मध्य हिमालय में शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर और गौविषाण जो 3 जनपद हुआ करते थे, डॉक्टर कटोच के अनुसार ये भी क्या हो गए थे? इस साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए थे, ठीक है। जैसे ही वर्धन वंश का अंत होता है तो ये जो इसके अंतर्गत जो ये जनपद थे, जो कि हमारे वर्तमान अभी ये मैदानी क्षेत्रों में आते हैं, और जो वर्तमान वैसे उत्तराखंड में ये जनपद जो थे क्या थे? स्थित थे उस टाइम पे, तो ये क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए थे। कब? 647 के बाद हो गए थे, ठीक है। और ये जनपद क्या हो गए थे? राज्यों में तब्दील हो गए थे, यानी कि यहाँ पे छोटे छोटे राजवंशों का क्या हो गया था? कब्जा हो गया था, ठीक है। शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर और गौविषाण में, जिसमें कि ब्रह्मपुर में पौरव वंश शासन करने लग गया था। कब? हर्षवर्धन के बाद, ठीक है, वर्धन वंश के शासनकाल के बाद। तो यह तीनों ही जनपद क्या थे? कुड़िंद राज्य से विखंडित होने पर लघु अवधि के लिए हर्ष के अधीन हो गए थे, और इसके बाद ये क्या हुए थे? राज्य में बन गए थे, ठीक है। यानी कि पहले तो ये कुड़िंदों के उसमें आते थे, ठीक है, और उसके बाद ये जब यहाँ पे वर्धन वंश आया तो उसके अधीन हो गए। उसके बाद ये क्या हो गए? जब वर्धन वंश का अंत होता है, ये क्या बन जाते हैं? छोटे छोटे राज्य बन जाते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे वंशों का क्या होने लग जाता है? शासन होने लग जाता है। और कब तक रहते हैं? लगभग 647 से 700 ईस्वी तक का समय मानिए, ठीक है। ये तब तक क्या रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं सारे के सारे क्षेत्र, ठीक है। 700 ईस्वी में जब यहाँ पे कार्तिकेय पुरवंश आता है तो यहाँ पे एक संगठित राजनीतिक शक्ति का क्या होता है? विकास होता है, ठीक है। अब बात करें, जो ये तीनों जनपद थे जो कि क्या हुए थे? हर्षवर्धन जो थे उनसे क्या हुए थे? स्वतंत्र हो गए थे, ठीक है। 647 में ये क्या बने? राज्य बने, ठीक है। तो जनपद से राज्य बने, तो इनकी जो सीमाएं बताई जाती हैं, जैसे शत्रुघ्न है तो इसकी सीमा जो बताई है चीनी यात्री ने, तो वो क्या बताई है? गंगा बहती थी कहाँ? पूर्वी सीमा में। तो शत्रुघ्न की पूर्वी सीमा, यानी कि जो अभी वर्तमान में अगर आप देखेंगे मैप में, तो जहाँ पे गंगा बहती है तो ये इसकी क्या थी? पूर्वी सीमा थी, यानी कि। और जो ऊपर से थे यहाँ क्या थे? पहाड़ हुआ करते थे उत्तर में, और जो बीच से इसकी क्या बहती थी? यमुना। यानी कि अगर अंदाजा लगाया जाए तो जो वर्तमान में उत्तरकाशी, टिहरी और जो यहाँ पे हमारा ये देहरादून वाला क्षेत्र है और जितना भी क्षेत्र है, ये सभी क्या आया हुआ करता होगा? शत्रुघ्न राज्य के अंतर्गत आया हुआ करता होगा, ठीक है, अगर हम इससे थोड़ा अनुमान लगाएं। उसके बाद जो दूसरा राज्य था मेन, वो था ब्रह्मपुर, जो सबसे बड़ा राज्य बताया जाता था क्षेत्रफल के हिसाब से। तो यहाँ पे पौरव वंश ने भी शासन किया था कुछ समय के लिए, ठीक है। और ये जो था तीनों राज्यों में सर्वाधिक विस्तार वाला राज्य था, जिसकी गंगा से लेकर पूर्व में कर्नाली यानी कि जो काली नदी थी तक विस्तृत था, ठीक है। जो पश्चिम में तो गंगा तक और पूर्व में काली तक, तो लगाया जा सकता है, देखिए पूरा लगभग लगभग उत्तराखंड का एरिया इसमें कवर हो रहा था, ठीक है। और ब्रह्मपुर जो था में पौरवों का शासन था। इस वंश के प्रमुख जो शासक थे पौरव में, विष्णुवर्मन, अग्निवर्मन आदि थे। शक्तिशाली जो शासक बताया जाता है पौरव वंश का, वो था द्युति वर्मन। तो ये भी याद रखने हैं, जो शासक है सीधे सीधे पूछ सकता है विष्णुवर्मन किस वंश से संबंधित है? तो पौरव वंश से, ठीक है। और पौरव वंश का शासन कहाँ था? ब्रह्मपुर राज्य में, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा राज्य हुआ करता था गौविषाण, जो कि एक जनपद का रूप था। कब? वर्धन वंश में। उसके बाद ये स्वतंत्र होकर राज्य जब बना तो ये गौविषाण यानी कि वर्तमान में जो काशीपुर वाला एरिया और उसके आसपास का एरिया है, तो कनिंघम के अनुसार इस राज्य में वर्तमान काशीपुर क्षेत्र के अतिरिक्त रामपुर एवं पीलीभीत जनपद भी थे, ठीक है। उस टाइम पे जो ये गौविषाण राज्य था बना था, तो इसमें काशीपुर के साथ साथ जो अभी रामपुर और पीलीभीत जो कि अब वर्तमान में यूपी का पार्ट है, ये भी इसके अंतर्गत आते थे। इसका विस्तार जो था पश्चिम में रामगंगा से लेकर शारदा तक पूर्व में था, ठीक है। तो पश्चिम में जो रामगंगा है और पूर्व में जो क्या है? शारदा है। तो यहाँ तक इसका क्या हुआ करता था? पूरा विस्तार हुआ करता था गौविषाण राज्य का, ठीक है। तो एक अनुमान के तौर पे हम देख सकते हैं कि ये राज्य कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे। तो इससे पता लग रहा है कि ब्रह्मपुर जो था सबसे बड़ा था, जो कि गंगा से लेके काली तक फैला हुआ था पूर्व में, ठीक है। तो ब्रह्मपुर इसके उत्तर में स्थित था, किसके? गौविषाण के उत्तर में, यानी कि जो काशीपुर वाला रीजन है आज नीचे उधम सिंह नगर वाला,
जो बिल्कुल ही नीचे दक्षिणी उत्तराखंड का एरिया है, और उसके नीचे जो रामपुर पीलीभीत है, ये तो गौविशान राज्य हो गया। इसके उत्तर में क्या हुआ करता था, ब्रह्मपुर हुआ करता था, यानी कि जो काली से लेके गंगा तक फैला हुआ था, ठीक है। और इधर को शत्रुघ्न राज्य हमारा होगा, ठीक है। तो अगर हम आगे बात करते हैं, इस राज्य की राजधानी गौविशाण की पहचान कनिंघम द्वारा वर्तमान काशीपुर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो उज्जैन ग्राम के पास एक पुराना किला है उससे की गई है, ठीक है। तो राज्य की राजधानी जो गौविशाण बताई जा रही है, तो ये गौविशाण अभी वर्तमान में किसको बताया जाता है, तो यहाँ पे एक जो काशीपुर में स्थित उज्जैन का किला है उसी को बताया जाता है, काशीपुर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो हमारा मेन था पौरव वंश, ठीक है। एक वंश हुआ करता था पौरव वंश, जिसने जो है ब्रह्मपुर वाले रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी और है कि उक्त 3 जो जनपद थे के अतिरिक्त डॉक्टर कटौच का मानना है कि इस काल में संभवतः एक अन्य स्वतंत्र राज्य भी था जो देवप्रयाग के आसपास गंगा के तटवर्ती प्रदेश पर स्थित था। गढ़वाल के दक्षिणी भाग में पांडुवाला तथा मूर्ध्वज क्षेत्रों में भी लघु राज्यों का अस्तित्व था। हालांकि मैंने कहा जब ये वर्धन वंश का अंत हुआ, 3 राज्य, तो ये 3 जनपद जो थे ये अलग होकर राज्य बने ही बने, साथ ही साथ कई और अन्य राज्य भी थे जहां पे शायद से छोटे छोटे वंश क्या किया करते थे, शासन किया करते थे, ठीक है। अब इसमें से बात करते हैं, जो ब्रह्मपुर राज्य था, यहाँ पे हमने बात की कि पौरव वंश शासन कर रहा था, ठीक है, जिसका जो एरिया था काली पूर्व में से लेके पश्चिम में गंगा तक का, और ये ब्रह्मपुर राज्य जो गौविशाण राज्य था उसके उत्तर में स्थित था, यानी कि गौविशाण यहाँ कहीं होगा तो ब्रह्मपुर इसके उत्तर में होगा, ठीक है। अब जो इसका जो मेन स्रोत बताया जाता है पौरव वंश के जो शासन का स्रोत है वो क्या है, अल्मोड़ा का जो तालेश्वर नामक स्थान है, यहाँ से एक ताम्र और अष्ट धातु के अभिलेख मिले हैं जो पौरव वंश से संबंधित हैं, ठीक है। तो तालेश्वर ताम्र अभिलेख जो है किससे संबंधित है, अगर पूछ लिया तो सीधे सीधे याद रखिए पौरव वंश से संबंधित है, ठीक है। और तालेश्वर अभिलेख की खोज, अब तालेश्वर अभिलेख के बारे में और जाने, इसकी खोज हुई थी 1915 में, जिसमें द्युति वर्मन जो सबसे शक्तिशाली राजा बताए जाते हैं पौरव वंश के, और साथ ही साथ विष्णु वर्मन का उल्लेख मिलता है। ये भी याद रखिए किस किस का उल्लेख, द्युति वर्मन और विष्णु वर्मन का। पौरव राजवंश की जो राजधानी थी वो क्या थी, ब्रह्मपुर थी, ठीक है। और एरिया हमने देख ही लिया है कहाँ कहाँ पे था। ब्रह्मपुर नामक राज्य का वर्णन भीमसांग ने किया। पौरव वंश का शासन 6वीं से 8वीं सदी के तक रहा, वही लगभग जो हम बता रहे हैं समय सीमा, लगभग जो 647 ईस्वी के बाद का जो समय होगा उसके बाद से लगभग लगभग जब तक कार्तिकेयपुर शासन यहाँ पे बिल्कुल से संगठित और मजबूत नहीं हो गया था तब तक यहाँ पे पौरव वंश ने शासन किया होगा। तो पौरव वंश का जो शासन था वह हर्षवर्धन के बाद प्रारंभ हुआ था, जब ये ब्रह्मपुर जो था जनपद से राज्य बना था, ठीक है। प्रथम पौरव शासक कौन थे, विष्णु वर्मन थे, ये भी याद रखिए, प्रथम कौन थे, विष्णु वर्मन थे, और सबसे शक्तिशाली कौन थे, द्युति वर्मन थे, ठीक है, ये याद रखिए। पौरव वंश के शासकों की उपाधि क्या मिली थी इन्हें, महाराजा धीराज परम भट्टारक प्राप्त थी इन सभी को उपाधि, ठीक है। अब कुछ प्रमुख शब्दावली है, शब्दावली से एक इसके लिए अलग से जो है उत्तराखंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली क्लास में भी हम लाएंगे, जिसमें उत्तराखंड की प्रमुख शब्दावलियां देखेंगे। तो इस वंश से जो रिलेटेड प्रमुख शब्दावलियां हैं वो भी देख लीजिए। कोट, तो कोट किसको कहा जाता था इस वंश के शासन में, निवास स्थल जहाँ पे लोग रहा करते थे, तो उसमें उनको क्या कहा जाता था, कोट कहा जाता था, ठीक है। सुपकारपति किसको कहा जाता था, जो राजा का भोजन बनाने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी था, उसके लिए क्या यूज किया जाता था, सुपकारपति। तो सीधे सीधे ये पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद बलाध्यक्ष किसको कहा जाता था, सेना प्रमुख को कहा जाता था। भागिक किसको कहा जाता था, भूमि को वसूलने वाला था, ठीक है, यानी कि जो भूमि कर वसूलने वाला था, भूमि कर, इसको भूमि का नहीं है, भूमि कर है, ठीक है। तो भूमि कर को वसूलने वाला कौन था, भागिक कहा जाता था भूमि कर को वसूलने वाले को। केदार क्या थी, केदार एक तरीके की सिंचित भूमि को कहा जाता था, और सारी जो थी असिंचित भूमि थी, ठीक है। तो ये भूमियों के प्रकार हैं केदार और सारी, ये भी याद रखिए, ठीक है। और कुछ फैक्ट्स बनते हैं, तो जैसे कि है पौरव शासकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, भूमि कर ही था, ठीक है। तो आय का प्रमुख स्रोत क्या था, भूमि कर पूछ सकता है, जिससे क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था, क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। जो उपज का क्या होता था, 1/6 भाग होता था, ठीक है। तो जितना भी कोई, जैसे मानिए कोई किसान जितना बोया है तो उसका 1/6, ठीक है। तो लगभग लगभग कितना हो गया,
16 सही 2/3% ये हो गया। तो इतना परसेंटेज जो हो जाता था वो भाग के रूप में या भूमि कर के रूप में उसको देना पड़ता था, ठीक है। और इसको कौन वसूलता था? भागिक नामक एक अधिकारी वसूलता था। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए भागिक, ठीक है। भूमि कर को वसूलने वाला, ठीक है, भूमि कर को वसूलने वाला। और भूमि नाप के लिए जो हुआ करते थे कुछ हमारी विधियों का प्रचलन था, जिसमें द्रोणवापन, खारीवापम और कुल्यवापम विधियां प्रचलित थी, ठीक है। ये भी याद रखिए, भूमि नाप के लिए ही प्रचलित थी। तो द्रोणवापम क्या है पूछ लिया, खारीवापम क्या है या कुल्यवापम क्या है, तो ये सभी क्या हैं? विधियां हैं। और कैसी विधियां हैं? भूमि को नापने की विधियां थी उस समय पे, ठीक है। तो ये लगभग लगभग पौरव वंश से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे बन सकते थे तो वो थे। तो आज तक की, तो ये आज हमारी क्लास का यहाँ पे ही एंड होता है। ये हम इसको ज़्यादा बड़ी ना करते हुए इतने पे ही एंड करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उत्तराखंड हिस्ट्री से रिलेटेड, जो क्लास नंबर 7 है, उसमें हम जानेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हम जो बात करते हैं, साथ ही साथ जो हमारी और भी उत्तराखंड की क्लासेस चल रही हैं जिसमें प्रमुख मेले हम देख रहे थे, कुमाऊं के हम मेले देख चुके हैं। तो अब हम जानेंगे गढ़वाल के मेलों के बारे में। तो जल्दी वाली क्लास भी लाने वाले हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ बनिए रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बहुत ही बेहतरीन क्लासें आपको मिलने वाली हैं फ्यूचर में। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।